हाँ जी। तो अब सर मान लीजिए जो कैपिटल गेन डिपॉजिट जो स्कीम थी जिसके अंदर आपका इंटेंशन चेक होता था, मान लीजिए आपने ड्यू डेट से पहले पहले जमा नहीं कराया, या फिर आपने मान लीजिए ड्यू डेट से पहले पहले जमा तो कराया। देखो, ड्यू डेट से पहले पहले जमा नहीं कराया तो कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, लेकिन ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराया लेकिन उसको आपने विथ इन 3 ईयर्स के अंदर अंदर यूटिलाइज ही नहीं करा। आपने बस पैसा जमा करा के रखा और आपने एग्जाम्शन क्लेम कर ली, जबकि आपको एक्चुअल में तो यूज़ तो करना ही था ना। तो फिर ऐसे केस में सर अगर आपने अमाउंट यूटिलाइज़ नहीं किया या फिर आपने रॉन्ग मैनर में यूटिलाइज़ करा है, तो जितना भी आपने अमाउंट रॉन्ग मैनर में यूटिलाइज़ करा, तो अब कॉस्ट ऑफ एसेट को तो कैसे रिड्यूस करें, हमने कोई नई एसेट तो खरीदी नहीं। तो फिर ऐसे केस में जितना भी आपने रॉन्गली यूटिलाइज़ करा है वो सारा कि सारा आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। अब सर कैपिटल गेन तो शॉर्ट टर्म मानेंगे लॉन्ग टर्म मानेंगे, तो सर किस टाइप के गेन की आपने एग्जाम्शन ली थी, लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 54F के अंदर अगर आपने ऐसे किया होता ना बेटा, अगर आपने वायोलेशन किया होता 54F का, तो जिस हिसाब से हमने आपको एग्जाम्शन दी थी ना, हम उसी हिसाब से आपकी एग्जाम्शन को विड्रॉ करते, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर कि आपने वायोलेशन कितने का करा डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू जो भी आपका ओरिजिनल कैपिटल गेन था बिफोर एग्जाम्शन, मतलब एग्जाम्शन से पहले कितना कैपिटल गेन था मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका वायोलेशन, मतलब कितना अमाउंट आपने यूज़ नहीं किया विद इन टाइम, डिवाइड बाय नेट कंसिडरेशन। नेट टाइम कितना होता है, मैक्सिमम 3 साल। मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन में 54 भी लग रहा है 54F भी लग रहा है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर देखो 54 कब लगता है, जब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद बेचो और रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदो। 54F कब लगता है, जब आपने अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कुछ भी बेचा हो लेकिन खरीदा आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो। बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने एक ज्वेलरी बेची एंड मैंने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचा, और दोनों से मैंने क्या खरीदा, दोनों के नेट प्रॉफिट से मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा बहुत बड़ा। तो जब इस पे देखा जाएगा तो 54 लगेगा और इस पे देखा जाएगा तो 54F लगेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप 54 की वर्किंग कीजिए, फिर बच जाए तो आप 54F की वर्किंग कीजिए। और 54F की वर्किंग के लिए मैंने आपको क्या कहा था, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू असेट होगी, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा आप रख ही नहीं सकते यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू असेट में, लेकिन उसमें से माइनस कर दीजिएगा जितनी एग्जाम्शन आप 54 में ले चुके, क्योंकि खरीदी तो आपने एक ही रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है ना बेटा, और डिवाइड कर देना आपके नेट कंसिडरेशन से। अगर वायोलेशन होता है तो उसका नेचर डिपेंड करता है कि आपकी ओरिजिनल असेट पर आपने लॉन्ग टर्म था, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म ही था तो लॉन्ग टर्म ही माना जाएगा। सर 54EC की भी डिडक्शन आप ले सकते हो बेटा, अगर आपने कोई भी लैंड बिल्डिंग या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बेची है तो आप 54EC की भी एग्जाम्शन ले सकते हो। 54EC की एग्जाम्शन कैसे सर, कोई भी पर्सन ले सकता है। 54F में तो इंडिविजुअल HUF थे, लॉन्ग टर्म असेट बेचनी चाहिए थी, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म ही बेचनी चाहिए, यहाँ पे भी लैंड या बिल्डिंग भी, या लैंड हो गई या बिल्डिंग हो गई या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, कुछ भी बेचो आप, लेकिन आपको वहाँ पे तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी थी, यहाँ पर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं जो कि 5 साल के अंदर रिडीम हो जाएंगे। और बॉन्ड्स कौन से, IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के, या पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं बेटा। और वो बॉन्ड्स आपको विद इन 6 मंथ्स के अंदर खरीदने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से, और 5 साल के अंदर वो बॉन्ड्स की जो लाइफ है वो मैक्सिमम 5 साल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में आपको जो भी कैपिटल गेन होगा और 50 लाख विच एवर इज लोअर तक की आपको मैक्सिमम डिडक्शन एग्जाम्शन मिल जाएगी। और वो बॉन्ड्स आप आने वाले 5 साल तक ना तो आप उनको कहीं यूज़ कर सकते हैं, ना प्लेस करवा सकते हैं, ना उनको आप सोल्ड कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो जो भी अर्लियर एग्जाम्प्ट आपने करवाया था कैपिटल गेन अपना, वो पूरा की पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन से करके देखिएगा बेटा, ईजिली आपसे बनेंगे, इनके नीचे आंसर्स भी गिवन है, आपसे ईजिली बनेंगे, बट विदाउट आंसर करिएगा और एक बार इसको सुनिएगा फिर उसके बाद कीजिएगा तो आपसे बनेगा पूरा की पूरा। ये क्वेश्चन है बहुत सारे, डन है, ये क्वेश्चन हैं बहुत सारे, आप कीजिएगा आपसे बनेगा। ये वाला MCQ मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ जिसमें 54 और 54F दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने 8 करोड़ की बेची है और 6 करोड़ उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्सेशन था, तो 2 करोड़ का आपका कैपिटल गेन होता है बेटा, बोलिए हाँ या ना लॉन्ग टर्म। फिर ज्वेलरी बेची आपने 3 करोड़ में, जो कि 2 करोड़ उसका इंडेक्सेशन था, तो होता है कितना बेटा 3 करोड़ में से पहले, लेकिन अपन ने ज्वेलरी बेचने के लिए खर्चा भी करा है कितने का, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख यहाँ से माइनस करेंगे, 2 करोड़ में 98 लाख में से 2 करोड़ माइनस करेंगे तो 0.98 लाख। यहाँ तक का आपको समझा।
सर आपने एक है ना नए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा था कब, 1/4/2020 को खरीदा था फॉर 1 करोड़ के लिए। मैंने कहा था आप 1 साल पहले खरीद सकते हो, एग्जैक्ट 1 साल पहले। तो एक बात बताइए बेटा, आपने बेचा कब है? 25/11/22 को। अगर आप 25/11/22 को बेचते हो बेटा तो 25/11/22 से या फिर 25/11/21 को भी बेचा तो उससे 1 साल पहले देखते हैं बेटा, तो अपन कह सकते हैं कि आपको 26/11/2020 तक ही खरीदी जानी चाहिए। मतलब 26/11/2020 से लेकर 25/11/2021 तक की जो परचेज होगी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की, हम उसी को कंसिडर करेंगे। और जबकि हमने ये जो परचेज करा है वो कब परचेज करा है बेटा? हमने परचेज करा है 28, अपन ने जो परचेज करा है वो 1/4/2020 को परचेज करा है, जो कि 25/11/2020 से भी पहले, मतलब 1 साल से पहले की परचेज है ये, तो और भी 1 साल पहले की परचेज है। तो भाई साहब फिर हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसकी एग्जम्पशन ही कंसिडर नहीं करेंगे। फिर आपने 28 फरवरी 2022, इसका मतलब कि आपने विद इन 1 ईयर आपने 3 करोड़ रुपए डिपॉजिट करा दिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट में। अरे क्या बात है, ड्यू डेट से पहले 3 करोड़ जमा करा दिए। और 30/7/22 को आपने 3 करोड़ विड्रॉ करे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम से, और आपने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा कितने रुपए का? 2.5 करोड़ का। अरे आप RHP खरीद रहे हो बेटा, RHP बेच के RHP खरीदोगे तो 54 लगेगा, तो पहले आप पूरे की पूरे 2 करोड़ की एग्जम्पशन क्लेम कर लोगे। बोलिए बेटा हाँ या ना 54 में। और आपने ज्वेलरी बेच के रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी तो 54F भी लगेगा। लेकिन एक बात बताइए, आपने खरीदा सिर्फ ओनली 2.5 करोड़ का ही है। आपने खरीदे सिर्फ कितने का है बेटा? 2.5 करोड़ का ही खरीदा है बेटा। बोलिए हाँ या ना। आपने पूरे के पूरे कितने विड्रॉ कर लिए थे? 3 करोड़ विड्रॉ कर लिए थे बेटा। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में तो अब कुछ रहा ही नहीं ना। और 3 करोड़ विड्रॉ करके भी आपने सिर्फ 2.5 करोड़ का ही मकान खरीदा, मतलब 2.5 करोड़ तक की ही एग्जम्पशन मिल सकती है, जिसमें 2 करोड़ की आप ऑलरेडी ले चुके। मतलब कितने की और बची है? 50 लाख का खर्चा आपने और करा है। तो देखिए बेटा हम क्या बोलेंगे, 0.98 करोड़ आपका क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, मल्टीप्लाई बाय 50 लाख। ये थोड़ा सा बेटा गलत है, आप इसको सही कीजिएगा। मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे बेटा? 50 लाख। मल्टीप्लाई बाय कितना? 50 लाख। सर 50 लाख से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? मुझे एक बात बताइए बेटा, 50 लाख से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए? अरे टोटल असेट आपके पास 2.5 करोड़ की थी, जिसमें से 2 करोड़ की आप एग्जाम्पशन क्लेम कर चुके, तो अब कितने की और एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है? मैक्सिमम 50 लाख तक की। बोलिए बेटा हाँ या ना। और डिवाइड बाय आपका नेट कंसिडरेशन कितना है? 298। कैपिटल गेन कितनी है? 0.98। तो बताइए आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास ये भी कुछ बदलेगा, ये आ जाएगा जो भी नया फिगर आएगा। मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, उसमें से इसको माइनस करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट कैपिटल गेन आ जाएगा। बोलिए बेटा हाँ या ना। अब बात करते हैं बेटा कंपलसरी एक्विजिशन की। तो कंपलसरी एक्विजिशन में सब कुछ सेम है। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब होगा जो भी आपको कंपनसेशन रिसीव होगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब सेम एज नॉर्मल केस जो अपन पढ़ते हैं बेटा। अगर और तो नॉर्मल केस मतलब जो भी परचेज प्राइस होगी, मतलब ओरिजिनल कंपनसेशन के केस में नॉर्मल केस लगेगा, मतलब जो भी परचेज प्राइस होगी। लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि आपको जो कंपनसेशन मिला है वो कम मिला है और आपने कोर्ट में केस करके उस कंपनसेशन को बढ़ा लिया बेटा, उसे हम कहते हैं इनहांस कंपनसेशन। इनहांस कंपनसेशन कहते हैं। तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जो भी आपका लिटिगेशन का खर्चा होगा। नॉर्मल केस में मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट सेम जो अपन नॉर्मल केस में पढ़ के आए बेटा, कि कंपलसरी एक्विजिशन की डेट क्या है? क्या 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद है, 23 जुलाई से पहले? बोलिए बेटा हाँ या ना। अगर 23 जुलाई से पहले तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलिए बेटा हाँ या ना। और इंडेक्सेशन बेनिफिट कब तक मिलेगा? सर उसी ईयर तक मिलेगा जिस ईयर में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है, ना कि कंपनसेशन रिसीव हुआ है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपका कंपलसरी एक्विजिशन 23-24 में हो गया था, लेकिन आपको जो कंपनसेशन है वो आपको रिसीव हुआ 24-25 में। तो जब आप इंडेक्सेशन करोगे तो आप मैक्सिमम 23-24 का इंडेक्सेशन वैल्यू ऊपर रखोगे, डिवाइड बाय जिस ईयर में आपने एक्वायर किया था उसका इंडेक्सेशन नीचे रखोगे, मल्टीप्लाई बाय आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करोगे। बोलिए बेटा हाँ या ना। हालांकि वो टैक्सेबल 24-25 में होगा, लेकिन इंडेक्सेशन आपको कुछ इस तरीके से ही मिलेगा। बोलिए बेटा डन है क्या? अग्री। जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा वो सेम नॉर्मल केस की तरह जो अपन पढ़ के आए 1/4/2001 से पहले और 1/4/2001 के बाद। ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी मैंने क्या बोला कि बेटा 2 टाइप का कंपनसेशन है, ओरिजिनल भी और इनहांस भी है। अगर ओरिजिनल कंपनसेशन है मतलब इनिशियल कंपनसेशन है, और अगर वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिला तो जिस समय आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली ना बेटा, उस समय में पूरा की पूरा कंसिडरेशन ही आपका टैक्सेबल कर दूंगा बेटा। पूरा अमाउंट ही टैक्सेबल होगा, पूरा अमाउंट जिस ईयर में आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली। लेकिन अगर इनहांस कंपनसेशन है तो बेटा जिस साल आपका फाइनल ऑर्डर पास होगा, पैसा मिला नहीं मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस साल फाइनल ऑर्डर पास हो गया उसी साल आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा आपका इनहांस कंपनसेशन।
जो नेचर क्या होगा बेटा इनहांस कंपनसेशन का, जो ओरिजिनल कंपनसेशन का होगा। मान लीजिए अगर ओरिजिनल कंपनसेशन शॉर्ट टर्म है तो ये भी शॉर्ट टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म है तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा। और वो 54 EC D और F की आप क्या कर सकते हो बेटा, एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो कि कंपल्सरी एक्विजिशन को भी ट्रांसफर ही माना जाता है। बेटा एक आता है सेक्शन 54D। अब ये 54D क्या है बेटा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे लगता है। साथ में ये तभी लगेगा जब आपने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करा है, और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग भी ट्रांसफर मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए। उसका भी क्या होना चाहिए, कंपल्सरी एक्विजिशन होना चाहिए इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का, जो पिछले 2 साल से लैंड एंड इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। बोलिए बेटा हाँ या ना। और आने वाले 3 साल के अंदर आपको सेम इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ही परचेज करनी है। सेम मतलब इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ही परचेज करनी है 3 साल में, और उसको अगले 3 साल तक आपको बेचना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो जितना कैपिटल गेन रिड्यूस किया था वो आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, क्योंकि अब आपने कॉस्ट ऑफ असेट खरीद ली ना आपने। मतलब 54F के अंदर क्या होता था कि सर 54F के अंदर तो हम आपको टैक्सेबल करते थे, 54 EC में भी टैक्सेबल करते थे अगर आपने लॉक इन पीरियड को वायोलेट किया है तो। अगर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम को वायोलेट किया था तो याद कीजिए 54 और 54F दोनों के अंदर अपन ने क्या किया था, असेट तो खरीदी नहीं थी, तो जितना एग्जाम किया था कैपिटल गेन उतना टैक्सेबल किया था 54 में तो, और 54F में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैपिटल गेन टैक्सेबल किया था। बोलिए हाँ या ना। डन। कैपिटल डिपॉजिट स्कीम इसमें भी क्या होगी बेटा, अवेलेबल होगी। और एग्जाम्शन अमाउंट कितना होगा, मैक्सिमम कैपिटल गेन जितना ही होगा उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। इसमें कोई लिमिट डिफाइन नहीं है 10 करोड़ या 50 लाख, जैसे कि 54 और 54F में लिमिट डिफाइन थी कि आप जो नई असेट की वैल्यू है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब बात करते हैं बेटा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की। यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का मतलब जितना आपको कैश रिसीव हुआ और जो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है। अरे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का मतलब होता है, मान लीजिए लैंड तो मेरी है, उसमें मैंने आपको है ना डेवलप करने का राइट दे दिया और बेचने का राइट दे दिया। अब बदले में आप मुझे क्या दोगे, बदले में आप मुझे कुछ कैश पैसा दोगे, साथ में 2-3 मुझे वहाँ पे क्या दोगे, प्लॉट दोगे। तो वो जो 2-3 मुझे प्लॉट दे रहे हो बेटा, तो ऑन अ डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन आपका इशू हुआ था, कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिस दिन JDA ने इशू किया था, उस दिन उन फ्लैट्स की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी वो, और जो आपको कैश रिसीव हुआ वो आपको क्या माना जाएगा बेटा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। उसमें से क्या माइनस करोगे, वही आपका नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें नॉर्मल वही एडजस्टमेंट्स माइनस करोगे आप। इंडेक्सेशन बेनिफिट किस पे डिपेंड करेगा, आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशुएंस पर, कि आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ बेटा, 23 जुलाई से पहले या 23 जुलाई या 23 जुलाई के बाद। और इंडेक्सेशन का बेनिफिट कब तक मिलेगा सर, उसी साल तक मिलेगा जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपका 23-24 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है बेटा, तो 23-24 का इंडेक्सेशन तो आप ऊपर रखोगे और डिवाइड करोगे जिस ईयर में आपने वो परचेज करी थी वो लैंड, उसका इंडेक्स नीचे रखोगे। अरे बोलिए बेटा हाँ या ना। और सर टैक्सेबल भी किस साल में होगा, जो आपको पैसा मिलेगा वो उसी साल में होगा जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है बेटा। बोलिए बेटा हाँ या ना। उसी साल में होगा जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है बेटा। क्या इशू हुआ है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। एग्जाम्पशन आपको 54 EC और 54 F की अवेलेबल हो जाएगी बेटा। बोलिए बेटा हाँ या ना। सर डी की क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि जो डी होता है वो इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग के लिए होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग तो है ही नहीं। सर 54 की क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने कहा था कि आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचना है, यहाँ तो आप क्या बेच रहे हो, एक लैंड बेच रहे हो, और लैंड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होती। समझ में आया, इस कारण से 54 EC और 54 F मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सेम होगा। मान लीजिए अगर कोई असेसी, वो जो असेसी जिसने लैंड दिया था डेवलप करने के लिए, अगर मान लीजिए वो अपना स्टेक मतलब जो भी इसको मिला था वो बेचता है अगर, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उस स्टेक का, तो वो लिया जाएगा आउट ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द कंप्लीशन CC ऑफ होल प्रॉपर्टी, नॉट द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ हिज शेयर इन HDB। मतलब सर क्या, सुनिएगा बेटा, ये दिसंबर 21 का क्वेश्चन 7 मार्क्स का, इस पे देखिएगा बेटा कि आपने एक एग्रीमेंट एंटर करा है CVM बिल्ड लिमिटेड के पास, जो अग्री हो जाता है टू अलाउ करने के लिए कंपनी को टू डेवलप करेगा शॉपिंग मॉल लैंड जो ओन्ड है बाय हर न्यू दिल्ली। उसने एक लैंड खरीदा है बेटा कितने का, 5/5/2009 में कितने रुपए का, 15 लाख का। कंसिडरेशन में उसको क्या मिलेगा, 20% का शेयर मिलेगा शॉपिंग मॉल के अंदर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ बेटा, 26/12/2020 को इशू हुआ। इसका मतलब प्रीवियस ईयर आपका 20-21 के अंदर ये क्या होगा बेटा, टैक्सेबल होगा। बोलिए हाँ या ना। और ऑन अ सच डेट पर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी पूरे मॉल की वो 4 करोड़ 14 लाख थी बेटा।
लेकिन उसमें उसका शेयर तो ओनली कितना था बेटा, 20% ही शेयर था। तो मुझे बताइए 4,14,00,000 में उसका जो शेयर होगा 20% वो कितना आएगा बेटा, बताना। 41,40,000 और 41,40,000 का 2 गुना कितना होता है बेटा, 82,80,000 रुपये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा बेटा। बोलिए हाँ या ना। उसमें से आप माइनस क्या करोगे बेटा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दोगे आप अपनी, जो आपने खुद ने लैंड खरीदी थी कितने में, 15 लाख में। और उसका इंडेक्सेशन आपको मिलेगा क्या, हाँ सर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सर आपका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशुएंस की डेट है वो 23 जुलाई 2024 से पहले की है। बोलिए बेटा हाँ या ना। तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलता है कि सर 18 मार्च 2021 को उसने अपना 15% शेयर बेच दिया, किसको, केटअप को। कितने कंसिडरेशन में, 65 लाख के कंसिडरेशन में। अब ये 65 लाख के कंसिडरेशन में बेचा है, तो कॉस्ट निकालने के लिए बेटा ये 15% किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या वो 82,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं सर, ये गलती मत करना आप। पूरे की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 4,14,00,000। इसका 15% निकाल के माइनस करेंगे बेटा। बोलिए हाँ या ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। सर शॉर्ट टर्म आएगा, क्यों, क्योंकि एक बात बताइए बेटा, आपको वो 26/12/2020 को वो प्रॉपर्टी मिली थी बेटा, और आपने बेचा कब, 18 मार्च 2021 को। और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो मैंने कहा था 24 महीने का टाइम पीरियड रहेगा बेटा। तो 24 महीने के अंदर बेच दिया तो ये क्या होगा बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। समझे या नहीं समझे बेटा, बोलिए हाँ या ना। डन। और फिर मैंने कहा था कि सर अगर आपने एक हाउस में परचेज करा है बेटा, मतलब रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, तो आपको किसका एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 54F का मिल जाएगा। बोलिए बेटा हाँ या ना। डन क्या बेटा, बोलिए बेटा हाँ या ना। डन। तो देखिए बेटा, फिर साथ में मैंने आपको हमेशा कहा था बेटा, मैंने आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते समय भी बोला था, अगर आपने कोई भी हाउसिंग लोन लिया है, कौन सा लोन लिया बेटा, हाउसिंग लोन, तो आपको बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की भी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। और वो डिफ़ॉल्ट में नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अगर वो SOP है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन तो मिलेगी ही मिलेगी। बोलिए बेटा हाँ या ना। तो सेम वही चीज़ कर रखी है इसने। डन है। और आपको ही पता है कि मान लीजिए अभी SOP में मैक्सिमम इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी होती है, 2 लाख रुपए होती है बेटा। तो मुझे बताइए जो 2 लाख का लॉस है, वो आपको पता है बेटा डिफ़ॉल्ट स्कीम में नहीं जा रहे आप, मतलब ओल्ड में जा रहे हो, तो आप भीख भी मांग सकते हो मैक्सिमम कितने रुपए तक की, 2 लाख की। तो आप क्या करना है, इसको लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से क्या कर लेना, एग्जॉस्ट कर लेना। समझे या नहीं समझे बेटा, बोलिए हाँ या ना। डन क्या बेटा। तो अभी आपको पूरा के पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा, इसमें अब ऐसा कुछ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलिए बेटा हाँ या ना। डन क्या बेटा, अग्री। डन है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना। डन, अग्री अग्री अग्री। डन है क्या बेटा, डन। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कभी भी हाउसिंग लोन लिया है बेटा, तो हाउसिंग लोन लेते हैं तो मैंने कहा था कि आपको SOP अगर वो, तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप ओल्ड के अंदर जा रहे हो तो आपको 80EE भी देखना पड़ता है, ताकि आप ये चेक कर सको कि इंटरेस्ट की डिडक्शन और भी अपन ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने कहा था कि लोन 19 से 22 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए। देखो लोन की सैंक्शन डेट भी गिवन है हमारे को, और वो कब हुआ है, 19 से 22 के बीच में। और मैंने कहा था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए 35,50,000 है, जो 80% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है। 80% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की 80% स्टैम्प ड्यूटी का कितना होता है, 35,50,000। तो मुझे बताना बेटा 100% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी, 35,50,000 में डिवाइड बाय 80% करेंगे तो कितना होता है, 45 लाख। क्या बात है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज़्यादा नहीं है। लोन 19 से 20 के बीच में, 19 से 22 के बीच में सैंक्शन हुआ है। तो एक बात बताइए, और SOP है पूरा की पूरा। एक बात बताइए, आपको लोन कितने का मिला था, आपने लोन कितने का लिया था, सर आपने लोन लिया था 35,50,000 का। उस पर 12% के हिसाब से अगर आप ब्याज लगाओगे पूरे साल भर का, 20-21 का, क्योंकि अपन 20-21 का ही कर रहे हैं अभी, वो 20-21 का क्या, 19-20 का नहीं, अपन कर रहे हैं 20-21 का। तो 20-21 का अगर अपन ब्याज लगाएंगे बेटा, तो अपन को लोन कब मिला था, 1/6 को। तो 1/6 से अगर अपन 10 महीने का लगाएंगे बेटा, तो 35,50,000 इंटू 12% इंटू 10/12 बेटा, 12 से 12 गया और 2 00 से 00 गया, तो कितना आता है बेटा, 3,55,000 रुपये। बोलो हाँ या ना। 2 लाख तो आप 24B मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते समय ले चुके। अभी कितना बचा, 1,55,000। और आपको पता है 80EE की डिडक्शन आप ले सकते हो, तो मैक्सिमम और कितना ले लोगे आप, 1.5 लाख। बोलिए बेटा हाँ या ना।
इस लेवल का क्वेश्चन आया था दिसंबर 21 में। आई होप कि अब आपको पूरा की पूरा समझ में आ गया होगा कि ये 1.5 लाख कैसे आया। डन है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना। डन। सर एग्रीकल्चर लैंड में सर 2 टाइप की लैंड होती है बेटा। एक होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होती है, एक होती है इंडिया के अंदर, एक होती है इंडिया के बाहर। अगर इंडिया के अंदर है तो वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, अगर इंडिया के बाहर है तो वो कैपिटल एसेट है बेटा। अब सर मुद्दा आता है कि वो अर्बन अगर एग्रीकल्चर लैंड हुई तो वो तो कैपिटल एसेट हमेशा मानी जाएगी, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अब सर रूरल एग्रीकल्चर लैंड का पता कैसे चलेगा, अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा ना बेटा तो ही जाके वो रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानी जाएगी। दोनों कंडीशन क्या, एक तो एरिया डिस्टेंस भी और एक पॉपुलेशन भी। अगर 2 किलोमीटर तक का एरिया है तो 10,000 तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 6 किलोमीटर तक का एरिया है तो 1 लाख तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 8 किलोमीटर तक का एरिया है तो 10 लाख तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो डिस्टेंस देखेंगे वो अपन कहाँ से देखेंगे, लोकल म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड से देखेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कैपिटल गेन वही नॉर्मल तरीके से राइज होगा, बोलिए बेटा हाँ या नहीं। यहाँ पे 54B भी अवेलेबल होगा, वही इंडिविजुअल HUF के लिए, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। आपने क्या असेट ट्रांसफर करनी चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड, और वो एग्रीकल्चर लैंड जो आपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो पिछले 2 साल से, या तो खुद से या फिर खुद की फैमिली के मेंबर से या फिर एम्प्लॉइज के थ्रू करवा रहे हो लेकिन खुद के सुपरविजन में, तो हम उसे एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं बेटा। और उसकी डिडक्शन आपको, उसकी एग्जम्पशन आपको 54B में मिलेगी बेटा, बोलिए हाँ या ना। सर आपको कौन कौन सी असेट परचेज करनी है बेटा, किस टाइप की नेचर होना चाहिए उस असेट परचेज का बेटा। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र करी है बेटा और अगर उस पर कैपिटल गेन बनता है, और कैपिटल गेन कब बनेगा, जब वो अर्बन की होगी, क्योंकि अगर रूरल बेची है तो कैपिटल गेन लगता ही नहीं है। अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेची है, अगर उस पर कैपिटल गेन बनता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको उस पर एग्जम्पशन क्लेम करनी है तो आपको असेट परचेज करनी पड़ेगी। अब असेट आप कौन सी परचेज करोगे, अब आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप चाहो तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज कर सकते हो और आप चाहो तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी परचेज कर सकते हो, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर अंदर, बोलिए हाँ या ना। और लॉक इन पीरियड आपको 3 साल तक आपको उसको ट्रांसफ़र नहीं करना। इस कारण से लोग क्या करते हैं, अगर आपने 3 साल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया तो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। किस में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस कर दिया जाएगा बेटा, बोलिए बेटा हाँ या ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर जो सेक्शन 54 है और जो 54B है, उन दोनों के अंदर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट में से रिड्यूस होता है अगर आपने लॉक इन पीरियड की कंडीशन को वायोलेट किया है तो। लेकिन अगर 54F की बात करता हूँ, 54D की बात करता हूँ, तो सर ऐसे केस में जितना कैपिटल गेन आपने एग्जेम्प्ट करवाया था वो पूरा की पूरा टैक्सेबल कर देंगे, ये बात ध्यान रखना, बोलिए बेटा हाँ या ना। डन। नहीं, मैंने बोला 54, 54B और 54D, क्योंकि तीनों में आपने असेट खरीदी है ना बेटा। अगर तीनों में असेट खरीदी है बेटा आपने, तो ऐसे केस में अगर आपने लॉक इन पीरियड का कंडीशन वायोलेट किया तो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट को रिड्यूस कर दिया जाएगा एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन से। लेकिन अगर 54F के अंदर अगर आपने वायोलेशन किया तो ये थोड़ा सा फिश है ना, तो बड़ा मुंह फाड़ता है और ये बोलता है भाई साहब भाड़ में गई आपकी कॉस्ट ऑफ असेट, हम तो पूरा की पूरा क्या कर देंगे, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन को ही टैक्सेबल कर देंगे, बोलिए बेटा हाँ या ना। डन क्या बेटा, यही मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे आप चेक कर लीजिए 54D जाके, बोलिए बेटा अग्री क्या। डन सर। और कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम तो इसमें भी अवेलेबल होगी, क्योंकि इसमें भी टाइम पीरियड बढ़ाया जाता है, बड़ा है, क्योंकि 2 साल के अंदर परचेस करना है, इंटेंशन तो चेक करेंगे ना बेटा। अब आता है बेटा कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को कंपलसरी एक्वायर करता है गवर्नमेंट, और अगर आप एक इंडिविजुअल HUF हो जिसको पिछले 2 साल से आप उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ ले रहे थे, या तो खुद से, अपनी फैमिली मेम्बर से, या फिर अपने सुपरविजन के द्वारा किसी और से, तो ऐसे केस में जो भी आपको कंपनसेशन दिया जाएगा वो पूरा की पूरा एग्जेम्प्ट होगा। ध्यान रखिएगा, बोलिए हाँ या ना। डन, अरे अग्री। डन सर। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, आपको आराम से बनेगा ये क्वेश्चन आपसे। डन, अग्री। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का जो आपके एग्जाम में आया, एग्रीकल्चर पर्पस पर पूरा की पूरा बेस था, इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये नीचे आंसर भी दे रखा है 54B की एग्जाम्पशन लगा के। अब बात करते हैं बेटा गिफ्ट और पार्टीशन ऑफ HUF की। तो अब मेरी बात सुनिए बेटा, गिफ्ट और पार्टीशन ऑफ HUF में क्या लिखा है। जब भी गिफ्ट आएगा ना बेटा, जब भी गिफ्ट आएगा, गिफ्ट का मतलब 1 रुपया भी पास ऑन नहीं किया, गिफ्ट मतलब बस तू ले जा यार, बस तू ले जा, तो ऐसे केस में कैपिटल गेन तो सेलर के हाथ में कभी भी अराइज नहीं होने वाला, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन रेसिपिएंट के हाथ में ये ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अराइज होगा।
लेकिन कब, जब वो 3 कंडीशन फुलफिल होगी तभी अराइज होगा बेटा। क्या कि सर रेसिपेंट के हाथ में वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि जो उसको गिफ्ट मिल रहा है, जो लैंड एंड बिल्डिंग उसको मिल रही है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए पर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और फ्री में मिल रहा है। एंड सेलर मस्ट नॉट बी, और सेलर क्या नहीं होना चाहिए सर, सेलर आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, इनहेरिटेंस में नहीं मिलना चाहिए, डेथ में नहीं मिलनी चाहिए, लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, मतलब मिस्टर ID हटला नहीं होना चाहिए, या फिर खुद की मैरिज पर भी आपको वो लैंड एंड बिल्डिंग अगर गिफ्ट में मिल रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट माना जाएगा, चाहे से उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिलेटिव मतलब कौन, हम दो, हमारे भाई बहन, जीजा जीजी, साला साली, साड़ू भाई, मम्मी पापा, सास ससुर, मामा मामी, नाना नानी, भुआ फूफा फूफी, दादा दादी, मौसा मौसी, सब आ जाएंगे बेटा। बोलिए हाँ या ना। मान लीजिए अगर आपने गिफ्टेड असेट को आगे सेल कर दिया तो फिर ऐसे केस में क्या होगा। मान लीजिए मेरे पापा की लैंड एंड बिल्डिंग थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट करा, तो मेरे हाथ में तो एग्जेम्प्ट होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पापा रिलेटिव है मेरे। लेकिन अब उस गिफ्ट को अगर मैं आगे बेच रहा हूँ बेटा, फिर ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में देखना पड़ेगा कि अब जो मुझे पैसा मिलेगा उसमें से मुझे कॉस्ट तो माइनस करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट कौन सी माइनस करूँगा, मेरे पापा वाली कॉस्ट। मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे डिटरमाइन करूँगा कि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, वो भी मैं किससे देखूंगा, मेरे पापा के पीरियड ऑफ होल्डिंग से देखूंगा। किससे देखूंगा, मेरे पापा के पीरियड ऑफ होल्डिंग से, कि मेरे पापा ने कब खरीदा था। और इंडेक्सेशन भी कैसे डिटरमाइन करूंगा कि वो जो प्रॉपर्टी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ कि 23 जुलाई के बाद कर रहा हूँ या 23 जुलाई से पहले कर रहा हूँ। बोलिए हाँ या ना। डन है क्या बेटा, अग्री। तो सर नॉर्मल लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या IFS अट्रैक्ट होता है या नहीं होता। अभी मेरे केस में नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को मेरे पापा से मिली थी। तो ओरिजिनल ओनर की परचेज प्राइस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी ओरिजिनल ओनर से ही लिया जाएगा, मतलब टू डिटरमाइन कि वो लॉन्ग टर्म है या फिर वो शॉर्ट टर्म है, ये चेक करने के लिए। डन है क्या बेटा, बोलिए हाँ या ना। लेकिन अगर IFS अट्रैक्ट होता है रेसिपेंट के हाथ में, मान लीजिए अगर वो मेरे पापा की जगह मुझे मेरा अगर दोस्त, अगर मुझे मान लीजिए वो लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे ट्रांसफ़र कर देता, लैंड या फिर बिल्डिंग या फिर लैंड एंड बिल्डिंग ऐसे ट्रांसफ़र कर देता जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है, तो फिर ऐसे केस में मेरे हाथ में कैपिटल गेन लगता। अगर वो IFS लगता, तो अगर IFS लगता तो ऐसे केस में अगर मैं उस प्रॉपर्टी को आगे किसी और को बेचूंगा तो जो सेलिंग प्राइस होगी उसमें से कॉस्ट तो माइनस होगी ना। तो अब कॉस्ट क्या होगी सर, कॉस्ट जिस दिन वो गिफ्ट मुझे मिला उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी और उसी दिन से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा। मतलब अब ओरिजिनल ओनर गया तेल लेने, अब उसको कंसिडर नहीं करना है। बोलिए बेटा हाँ या ना। डन, अग्री। एडजस्टमेंट सेम वही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी बेटा एकदम सेम एज जस्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कि अगर मेरे हाथ में वो गिफ्ट एग्जेम्प्ट है और फिर अगर मैं उसको आगे बेच रहा हूँ तो बेटा फिर ऐसे केस में जो ओरिजिनल ओनर जिसने मुझे गिफ्ट दिया था उसकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस मेरी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, दोनों की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को कंसिडर किया जाएगा। इम्प्रूवमेंट में दोनों की इम्प्रूवमेंट को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं कहता हूँ IFS अट्रैक्ट होता है, मान लीजिए मेरे हाथ में वो जो गिफ्ट मिला है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होता है, तो ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सिर्फ मेरी ही ली जाएगी, पुराने ओनर को तो वैसे भी क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा और एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा, आपसे ईजिली बनेंगे ये क्वेश्चन बेटा। नहीं बनते तो फिर आप मुझे बताइएगा। डन बेटा। कभी कभार होता है बेटा वो कैपिटल असेट को है ना स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर देता है। सर कैपिटल एसेट को स्टॉक एंड ट्रेड, मान लीजिए मेरे पास बहुत बड़ी लैंड थी जो मेरी खुद की पर्सनल लैंड थी, उसको मैं कभी कहीं यूज़ नहीं करता था, मेरी कैपिटल एसेट है क्योंकि पर्सनल है, कैपिटल एसेट है मेरी, मूवेबल नहीं है ना, इमूवेबल है। फिर मैंने सोचा यार अब चलो अपन है ना खाली बैठे हैं तो क्या करते हैं, रियल एस्टेट का काम डेवलप करना चालू करते हैं। उसमें मैंने बिल्डिंग बना के बेचना चालू करा। अब मैंने मेरी कैपिटल असेट को बेटा स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। तो मुझे एक बात बताइए, गवर्नमेंट कहती है कि इसको भी हम क्या बोलेंगे, सेल मानेंगे और इस पर भी कैपिटल गेन चार्ज करेंगे। तो हम कहते हैं भाई मैंने एक्चुअल में तो सेल ही नहीं करा, तो सेलिंग प्राइस कहाँ से लाओगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि जिस दिन तुमने ट्रांसफर करा उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू हमारा क्या माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो हम निकाल लेंगे कि तुमने एक्चुअल में वो लैंड कितने में खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी हम निकाल लेंगे। मुद्दा इज दैट कि क्या सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो सेम वही चीज़ कि आपका कन्वर्जन क्या 23 जुलाई 2024 से पहले हुआ या फिर 23 जुलाई 2024 से उसके बाद हुआ। बोलिए बेटा हाँ या ना। और इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको उसी साल तक मिलेगा जिस साल में कन्वर्जन हुआ बेटा।
मतलब सर क्या हुआ, सुनना, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैंने एक लैंड थी, उस लैंड पर मैंने 8 फ्लोर बनाया बेटा, तो जब मैंने उस लैंड को कैपिटल स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करा बेटा, एज ए अपने बिजनेस में यूज़ करना चालू करा, तो उससे मैं कैपिटल सेट को बेचना मानूंगा और उस पर कैपिटल गेन चार्ज करूंगा। लेकिन जब कैपिटल गेन चार्ज करूंगा तो मुझे एक बात बताइए, मैं इंडेक्सेशन ऊपर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करता था, नीचे 100 के इंडेक्सेशन, मतलब जिस दिन मैंने वो परचेज करी लैंड उसके इंडेक्सेशन से डिवाइड करता था, बोलिए हाँ या ना। लेकिन ऊपर भी तो मैं ट्रांसफ़र वाले ईयर के इंडेक्सेशन से मल्टीप्लाई करता था। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र वाला ईयर कौन सा माना जाएगा बेटा, जिस दिन एक्चुअल में आपने कन्वर्जन किया बेटा। ऐसा नहीं कि जिस दिन ये आपके 8 फ्लोर बिके, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपका कन्वर्जन हुआ उस दिन तक का आपको क्या लगाया जाएगा, इंडेक्सेशन मिलेगा। लेकिन जिस दिन वो आपके 8 फ्लोर बिकेंगे ना बेटा, जिस दिन वो आपके 8 फ्लोर बिकेंगे उस दिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आपका कैपिटल गेन क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। मतलब कंप्यूटेशन तो आपको ऑलरेडी करके रखनी है, लेकिन वो टैक्सेबल कब होगा, जब वो आपके 8 फ्लोर बिकना चालू होंगे प्रोपोर्शनेट बेसिस पर, बोलिए हाँ या ना। और जब ये 8 फ्लोर बिकेंगे तो बेटा इसकी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। और पीजीबीपी में निकालते समय मैंने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस में से आपको सेलिंग एक्सपेंस माइनस करना है, आपके पास नेट सेल आ जाएगा, उसमें से आपको कॉस्ट माइनस करना है। जब कॉस्ट माइनस करोगे तो कॉस्ट 2 टाइप की होगी, एक तो फर्दर प्रोडक्शन कि आपको फर्दर कितना खर्चा लगा बिल्डिंग को डेवलप करने में, और साथ में जो भी फेयर मार्केट वैल्यू की ऑन अ डेट ऑफ कन्वर्जन, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट मानी जाएगी। इसको अपन ने क्लास में बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किए थे। इसका एक क्वेश्चन मैंने आपको लगा के दिया है यहाँ पे, प्लीज़ आप इसको कंसिडर कीजिएगा, चेक कीजिएगा बढ़िया तरीके से, बोलिए बेटा हाँ या ना। डन। तो बेटा आज अपन ने पूरा की पूरा लैंड एंड बिल्डिंग तक का डन कर लिया है। ये 2 पार्ट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग तक का डन होता है। शेयर एंड सिक्योरिटीज़ का अपन नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें अपन शेयर एंड सिक्योरिटी पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है, डन। ऐसे ही अपन सीए फाइनल के अंदर भी रिवीजन करेंगे। डन, टाटा, बाय बाय बेटा।